प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले अध्याय की बात करते हैं जो कि है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। तो जैसा कि आप जानते हैं, पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। जैसा कि आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ठोसों में जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ी दूर होते हैं और गैस में बहुत ही दूर होते हैं। और इसी कारण ठोस, द्रव और गैस के गुणों में अंतर पाया जाता है। हमें यहाँ पर इस अध्याय में बात करनी है द्रव अवस्था की। तो देखिए, द्रव अवस्था को हम गैसीय अवस्था का एक विस्तारित रूप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? विस्तारित रूप। अतः दोनों को तरल की श्रेणी में माना गया है। क्या माना गया? तरल। तरल को कहते हैं फ्लूइड। क्या? फ्लूइड। इसी प्रकार द्रव अवस्था को ठोस अवस्था का भी विस्तारित रूप मान सकते हैं। इसका विस्तारित रूप भी मान सकते हैं ठोस का, लेकिन मुख्यतः हम इसको गैस का विस्तारित रूप ही मानेंगे, क्योंकि दोनों में समानता है कि द्रव भी बहता है और गैस भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती। अब देखिए, इसको दूसरे रूप में कहें अपन तो द्रव अवस्था गलित ठोस अवस्था या संघनित गैस के समान है। क्या अर्थ हुआ? कि हम गलित ठोस को द्रव के समान मान सकते हैं। गलित ठोस, जैसा कि आप जानते हैं, ठोस को पिघला दो तो वो द्रव में बन जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि द्रव अवस्था गलित ठोस के समान है। दूसरी बात, संघनित गैस। संघनित गैस का मतलब है गैस का आप संघनन कर दें, कंडेंसेशन कर दें, तो वो द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसलिए संघनित गैस के रूप में भी हम द्रव को मान सकते हैं। अब देखिए, इनके निम्नलिखित गुण समान है। इनके निम्नलिखित गुण समान है। किसके? द्रव के और गलित ठोस के। द्रव के और गलित ठोस के। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के समान मान सकते हैं। एक है घनत्व, डेंसिटी, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट, गलन एवं वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड हीट ऑफ जो है मेल्टिंग, गलन, फ्यूजन कह दीजिए इसे, संपीडिता, कॉम्प्रेसिबिलिटी, अंतरा आणविक अथवा अंतरा परमाणुक दूरी, इंटरमोलिकुलर और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। फिर हम कहते हैं कि द्रव के अणु कंपन गति तथा घूर्णन गति कर सकते हैं। इनमें कंपन गति भी होती है, वाइब्रेशनल मोशन, और घूर्णन गति यानी रोटेशनल मोशन। देखिए, द्रवों का आकार नहीं होता, लेकिन उनका एक निश्चित आयतन होता है। आकार तो इसलिए नहीं होता कि द्रव को जिस पात्र में रख डालेंगे हम, ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जिस पात्र में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन इनका वॉल्यूम, आयतन तो निश्चित होता है। अब देखिए, हम यहाँ पढ़ेंगे इनके मध्य द्रवों में बहुत सारे बलों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बलों की। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वंडरवाल बल, वंडरवाल फोर्स। उसकी चर्चा करने से पहले हम ये कहें कि वंडरवाल बल के अस्तित्व का प्रमाण क्या है। व्हाट इज द एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ वंडरवाल फोर्स? पहली बात, वास्तविक गैसों का आदर्श गैस व्यवहार से विचलन। मतलब वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार नहीं करती, उनसे विचलन होता है। इसलिए हम कह सकते हैं उसके पीछे भी क्या रीजन है? वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल बल। जैसा कि आप जानते हैं, 1 मोल गैस के लिए गैस समीकरण होता है PV=RT। और जब इसमें संशोधन करते हैं तो वंडरवाल गैस समीकरण आता है, जिसे वंडरवाल समीकरण कहते हैं, P+A/V² × V-B ठीक है। यहाँ पर A/V² दाब संशोधन है और B क्या है? आयतन संशोधन है। दूसरी बात, जूल थॉम्सन प्रभाव, ये गैसों के द्रवण को बताता है। किसको बताता है? गैसों के द्रवण को। और तीसरी बात है उत्कृष्ट गैसों का द्रव में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ नोबल गैसेज इनटू लिक्विड।
ये तीन बातें हमारे पास ऐसी हैं जिनसे हम वांडरवाल बलों की अस्तित्व की पुष्टि कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आता है अंतरा आणविक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखिए, हम बात करते हैं कई प्रकार के यौगिकों की, आयनिक, सहसंयोजिक, धात्विक बंध। तो जैसा कि आप पढ़ते हैं अकार्बनिक रसायन में कि आयनिक यौगिकों में आयनों के मध्य प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिससे आयन पास पास आ जाते हैं और ये ठोस जालक का निर्माण करते हैं, सॉलिड लैटिस। हम सहसंयोजी यौगिकों की बात करें तो सहसंयोजी यौगिक भी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, यद्यपि वे अध्रुवीय होते हैं। सामान्यतः क्या होता है? अध्रुवीय, नॉन पोलर। अतः यह माना जाता है कि इन उदासीन अणुओं में भी किसी प्रकार के आकर्षण बल तो होते हैं। अध्रुवीय होते हुए भी और उदासीन होते हुए भी इनमें किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल है, और इस आकर्षण बल के कारण ही जो कण हैं वो पास पास आते हैं और ये ठोस होते हैं। अध्रुवीय यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि उनके मध्य के बल दुर्बल प्रकृति के होते हैं। गलनांक क्वथनांक कम होने का मतलब जो कण हैं उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं, और इन आंतरिक बलों को वांडरवाल बल कहा गया है। क्या कहा गया है? इन आंतरिक बलों को वांडरवाल बल। इन बलों को ससंजक या संबद्ध बल भी कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं? ससंजक या संबद्ध बल। अब हम बात करते हैं कि द्रव के अणुओं में कौन से बल पाए जाते हैं, आपस में आकर्षण बल कौन से होते हैं। तो हमारा हेडिंग है द्रव के अणुओं में पाए जाने वाले प्रमुख आकर्षण बल, जो कि निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया। नंबर 2, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। नंबर 3, प्रेरित द्विध्रुव अंतरक्रिया, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। फिर हम बात करते हैं आयन द्विध्रुव आकर्षण, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एक होता आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। इसके अलावा प्रतिकर्षण बल भी होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिकर्षण बल। अब हम 1 बाई 1 एक एक की चर्चा करें। सबसे पहले बात करें द्विध्रुव द्विध्रुव अंतरक्रिया, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, डाइपोल जिसमें दो पोल हों, दो ध्रुव हों। तो देखिए, जो ध्रुवीय अणु होते हैं वो उदासीन होते हैं, लेकिन उनमें परमानेंट डाइपोल होता है, स्थायी द्विध्रुव। स्थायी द्विध्रुव का मतलब उसमें एक सिरा धनात्मक होता है, एक सिरा ऋणात्मक। तो इन अणुओं के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। एक का पॉजिटिव सिरा दूसरे के नेगेटिव सिरे को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और इसी कारण इसको द्विध्रुव द्विध्रुव अंतःक्रिया या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल कहा जाता है। इस प्रकार के आकर्षण बलों का उदाहरण है जल, एल्कोहल, द्रव अमोनिया, HCl, HCN, H2SO4, SO2। इनमें स्थायी द्विध्रुव होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी द्विध्रुव। इनके अणुओं के अभिविन्यास ओरिएंटेशन के कारण इनके अणुओं में आकर्षण व प्रतिकर्षण बल होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षण भी होते हैं अणुओं में और प्रतिकर्षण भी होते हैं। यदि सभी अभिविन्यास समान रूप से संभव हों तो परिणामी ऊर्जा शून्य होगी। अगर सारे ओरिएंटेशन समान हो जाएं तो नेट एनर्जी जीरो होगी। इसलिए ओरिएंटेशन ऐसे होते हैं जिनमें आकर्षण बल अधिकतम हो। क्या मतलब हुआ? वास्तव में ओरिएंटेशन इस प्रकार पाए जाते हैं जिससे कि आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हो। अब यहां हम कहते हैं कि स्थायी द्विध्रुव आकर्षण आघूर्ण μ1 व μ2 वाले दो अणुओं के मध्य अंतःक्रिया को औसत ऊर्जा E जिसे कीजम ऊर्जा भी कहते हैं के द्वारा निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है। क्या मतलब? कि जो स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणु हैं, जिनका द्विध्रुव आघूर्ण है μ1 और μ2,
उनके बीच जो अंतःक्रिया हो रही है उसकी औसत ऊर्जा को, जिसे कीजम ऊर्जा कहते हैं, निम्न सूत्र से दे सकते हैं, जो है E k इक्वल टू माइनस μ1 इंटू μ2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर इंटू 1/r6 इंटू 1/3 kT। यहाँ पर μ1 और μ2 है ध्रुवीय अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण, एक अणु का μ1 एक का μ2। ओके, आर के अणुओं के बीच की दूरी, के वोल्टेज मान स्थिरांक, और 4 पाई एप्सिलॉन 0 है पारगम्यता व्यंजक, परमेबिलिटी फैक्टर, पारगम्यता व्यंजक। और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर T है परमताप। तो इस प्रकार हम पहले प्रकार की अंतःक्रिया या आकर्षण की बात कर रहे थे, द्विध्रुव आकर्षण। ओके, अगले के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।